नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग इतिहास लेखन के एक नए सेगमेंट पे चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपने इतिहास लेखन पे पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर एक इतिहास लेखन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा और वहां पर लगभग 8 से 9 लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जो कि सारे के सारे लेक्चर्स इतिहास लेखन पर ही हैं। तो उन तमाम लेक्चर्स को आप एक एक करके ऑर्डर वाइज, सीरियल वाइज आप देख लीजिएगा और साथ में नोट्स तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप इस वीडियो को प्ले कीजिएगा, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। हालांकि यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है, फिर भी यह वीडियो आपको उतना ही समझ में आएगा जितना आपको उन लेक्चर्स को देखने के बाद समझ में आता। बस इतनी सी बात है कि यदि आप उन तमाम लेक्चर्स को देख लेंगे तो एक आपके मन में एक खांचा तैयार हो जाएगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार हो जाएगा, एक मैप तैयार हो जाएगा कि इतिहास लेखन को कैसे समझा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है और इतिहास लेखन में हमें कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास लेखन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में। तो वह कौन सा सेगमेंट है, वह कौन सा चैप्टर होने वाला है, सबसे पहले आप उसका नाम लिख लीजिए। उसका नाम की यदि बात करें, यदि आप हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। ठीक है, इतिहास लेखन आप मेंशन कर लीजिए। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो आप लिख सकते हैं कॉलोनियलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग या हिस्टोरियोग्राफी, जो भी आपको मन हो आप लिख सकते हो। ठीक है, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ाई किया था उपनिवेशवादी इतिहास लेखन से पहले। एक सेकेंड, चलो हाँ ठीक है। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन से पहले हम लोगों ने पढ़ाई किया था सबाल्टर्न के बारे में, रोंकियन के बारे में पढ़ा था, रोंकेवादी इतिहास लेखन के बारे में। उसके बाद हमने आपको बताया था पॉजिटिविस्ट अप्रोच के बारे में, जो कि लास्ट का लेक्चर था। प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन, हिंदी में इसे बोलते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था अनुभववादी एम्पिरिसिज्म, अनुभववादी इतिहास लेखन। ठीक है, तो यह जितने भी इतिहास लेखन हमने आपको बताए थे वह सारे के सारे इतिहास लेखन आधुनिक इतिहास लेखन या फिर आधुनिक भारत के इतिहास लेखन से संबंधित हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर और दिया था जो कि आधुनिक इतिहास लेखन से संबंधित नहीं था, बल्कि वह उससे संबंधित था जब प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम भी हमने दिया है। उस लेक्चर को आप देखिएगा ज़रूर। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की विभिन्न तरह की परंपराएं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे चरित्र को शैली, कई तरह के शैलियाँ थे जिसमें इतिहास लिखा जा रहा था। जैसे चरित्र के बारे में बताया था, राजतरंगिणी जो लिखी गई है कल्हण के द्वारा, चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई है, इन तमाम सारे किताबों के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी। लेकिन यह सब जो तमाम चैप्टर्स हैं यह सारे के सारे आधुनिक भारत में इतिहास लेखन से संबंधित है। तो आधुनिक भारत में इतिहास लेखन के जितने भी ट्रेंड की शुरुआत हुई, उन ट्रेंड में से कुछ ट्रेंड तो यह थे, और एक और महत्वपूर्ण ट्रेंड जो है, सबसे महत्वपूर्ण की यदि बात की जाए तो वह है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, चलो यहाँ तक आप समझ गए हैं तो इसको मिटाता हूँ मैं। आप इन तमाम लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो। तो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का जो समय की यदि बात की जाए तो लगभग यह 1792 से इसका सफ़र शुरू होता है और यह चलता है
1935 या 34 आप लिख लो, ठीक है। इस समय तक 1792 में एक राइटर चल कर के आता है जो कि ब्रिटेन का है। ऑब्वियस सी बात है, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की जो शुरुआत की गई है वह ब्रिटेन के ऑफिसर्स के द्वारा की गई है, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा की गई है, जो कि भारत में सिविल अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। तो उन्होंने ही इतिहास लेखन की एक नई परंपरा का विकास किया था। तो पहली बार जो किताब उन्होंने लिखा था वह 1792 में लिखा था, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। कब? 18वीं शताब्दी के अंत में। तो यहाँ से शुरू हुआ है और यह चलेगा कब? 20वीं शताब्दी तक चलेगा, ठीक है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध बोल दो, चलो आधा तक है ना। 20वीं शताब्दी का आधा सफ़र है, जब आज़ादी से ठीक 13-14 साल पहले तक इन लोगों ने उपनिवेशवादी इतिहास लेखन को लिखा। हालांकि आज़ादी के बाद भी उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उसमें कई सारे हिस्टोरियंस हुए हैं, उन्होंने भी उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, आपसे सवाल यहीं तक पूछा जाता है। उसके बाद जिन लोगों ने लिखा उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा उनके बारे में भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो आपने हेडिंग दे दिया, टाइम फ्रेम आपने लिख लिया। तो अब एक बार आप देख लीजिए कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आखिर क्या पढ़ेंगे। पहला बात जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन टाइप से जो बातें होती हैं वह बातें होंगी हमारी। दूसरी बात कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण किताबें हैं, ठीक है, जो जो राइटर्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कहा जाए तो इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में एंड राइटर्स के बारे में जिन्होंने इसे लिखा है। तीसरे नंबर पे ये उपनिवेशवादी इतिहास लेखन दो परंपराओं में चला है। तो एक परंपरा तो यह है जिसमें इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसके अलावा जो अदर काम किए गए हैं, ठीक है, अदर्स लोगों के द्वारा जो लिखा गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक। चौथी बात हमारी होगी कि इसका भारतीय समाज पे, इंडियन सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि यदि आप देखोगे तो बेसिकली इसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में ही जिक्र किया जा रहा है। ये भारतीय समाज पे ही, भारतीय अर्थव्यवस्था पे ही चर्चा की जा रही है, या फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर ही चर्चा की जा रही है। हालांकि सोशल एवं इकोनॉमिकल हिस्ट्री पे उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में चर्चा बिल्कुल नहीं की गई है, लेकिन जो भी चर्चा की गई है वह भारतीय समाज से ही संबंधित है। आगे बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। उसके बाद इसका जो थ्योरी था, ठीक है, इसका जो थ्योरी था कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन जब लिखा जा रहा था तो इन लोगों ने किस थ्योरी का पालन किया। बेसिकली यह बात करो कि किस बेस पे इन्होंने लिखा, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि अनुभववादी इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत हुई तो उन्होंने अनुभव के आधार पे इतिहास लिखने की शुरुआत की थी। उसी तरीके से जब उपनिवेशवादियों ने लिखने की शुरुआत की होगी तो उनका क्या बेस रहा होगा, या फिर उनके इतिहास लेखन में कौन कौन से महत्वपूर्ण एलिमेंट्स रहे होंगे, फैक्टर्स रहे होंगे, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। और लास्ट में जैसा कि कंक्लूजन में हम लोग बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो बात तो आप खुद समझ रहे होंगे, तो आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो। तो इस पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको मिटाता हूँ मैं और उसके बाद एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। इसे भी मिटा देते हैं, आपने तो लिख ही लिया होगा। चलिए ताकि स्पेस बचे। ओके, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन की शुरुआत करने से पहले एक दो लाइन यदि आप लिखना चाहें तो आप लिखें, और यदि आप लिखना चाहें नहीं बल्कि आप लिखिए, क्योंकि यह आपके लिए ही काम की बातें हैं, ठीक है। इस चैप्टर में दरअसल इन्होंने बताया है कि इतिहास लेखन हमें क्यों पढ़ना चाहिए। एक स्टूडेंट को, एक रिसर्च स्कॉलर को, एक प्रोफेसर को इतिहास लेखन क्यों पढ़ना चाहिए,
यह क्यों आवश्यक है, इसके बारे में इन्होंने एक लाइन बताया है। कहा है कि इतिहास लेखन के अध्ययन का उद्देश्य इतिहास को पढ़ने और समझने की आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करना है। यानी कि यदि आप एक क्रिटिकल व्यू का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको इतिहास लेखन पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यानी कि बिना इतिहास लेखन पढ़े हुए आप एक क्रिटिकल व्यू नहीं रख सकते हैं, चाहे कोई भी अप्रोच हो। यदि आप मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करें, सबाल्टर्न अप्रोच की बात करें, कॉलोनियलिस्ट अप्रोच की बात करें, या फिर आप किसी अन्य अप्रोच की बात करें, तो उनकी यदि आप आलोचना करना चाहते हैं तो आलोचना करने से पहले आपको इतिहास लेखन पढ़ना होगा उनका। या फिर किसी भी व्यक्ति का आप आलोचना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनके बारे में तमाम तरह की जानकारियां जुटानी पड़ती है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि तारीफ़ करना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन आलोचना करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो इतिहास लेखन हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग एक क्रिटिकल व्यू का डेवलपमेंट कर सकें, एक क्रिटिकल व्यू को अपना सकें। और बिना क्रिटिकल व्यू को अपनाए हुए हम लोग इतिहास लेखन के साथ, इतिहास के साथ जस्टिस नहीं कर सकते हैं। एक बात और कहता है कि इतिहास पढ़ते समय इतिहासकार के वैचारिक आधारों का ठीक से परीक्षण करना चाहिए। ठीक, कहता है कि एक इतिहास के स्टूडेंट का यह कर्तव्य है, यह उनकी जिम्मेवारी है कि जब वह किसी भी हिस्टोरियन को पढ़ रहे हैं तो कोई भी हिस्टोरियन किसी भी तरीके का फैक्ट आपके सामने रख रहा है तो आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप उसके फैक्ट को चेक करें, जांच करें, परखें और सही है या गलत है। ठीक, पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है, आंशिक रूप से गलत है, आंशिक रूप से सही है, या फिर क्या है, यह आपको खुद निर्णय लेना चाहिए। आप रिसर्च स्कॉलर बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी अन्य एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और आप फिर इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर जाएंगे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। वहां पे आपको इतिहास लेखन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो जब आप किसी भी हिस्टोरियन को पढ़ो तो वह जो भी फैक्ट बता रहे हैं और उस फैक्ट को साबित करने के लिए जो वह काउजेज दे रहे हैं, जो वह कारण दे रहे हैं, जो वह बेस दे रहे हैं, उस बेस की सत्यता की पुष्टि आपको खुद करनी चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक समझ गए? अब हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की। चलो, आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की शुरुआत क्यों की गई? क्यों तो आना ही चाहिए, नहीं आया है तो आज से आना चाहिए हमेशा। ठीक है, यदि एक लाइन में बोला जाए तो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि ब्रिटिश या जो अंग्रेज भारत में अपनी अंग्रेजी राज कायम कर चुके थे, उस राज्य को वैलिडिटी के लिए, उस राज्य को लीगल साबित करने के लिए उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की शुरुआत की गई। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन इस बात को साबित करता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर जब आक्रमण किया और राज्य स्थापित किया, यह बिल्कुल ही जायज़ है, ऐसा ही होना चाहिए था। तो अब पूरा का पूरा उपनिवेशवादी इतिहास लेखन देखोगे तो आंशिक रूप से नहीं बल्कि आप बोलो अधिकांशतः उन्होंने इसी तर्क के साथ इसे साबित करने की कोशिश की है। और भारत का जो संस्कृति है, भारतीय जो समाज है, उसकी न केवल उन्होंने आलोचना की है बल्कि कई मौक़ों पे उन्होंने निंदा भी की है। आलोचना और निंदा दो अलग अलग चीज़ें हैं। आलोचना आप सकारात्मक तरीके से करते हैं सामने वाला के अंदर विकास को लेकर के, कि उसके अंदर और डेवलपमेंट हो सके या फिर और रिफॉर्मेशन आ सके। निंदा जो है अपने आप में एक निगेटिव शब्द है। निंदा का क्या मतलब होता है कि जैसे आपका कोई दोस्त किसी भी तरीके का अच्छा काम कर रहा है तब भी आप उसकी निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। अब जब बुरा काम कर रहा है तब भी आप शिकायत कर रहे हैं, तो यह निंदा हुआ कि आपने एक परसेप्शन तैयार कर लिया है, आप उसकी हमेशा निंदा करते हैं। लेकिन आलोचना करना क्या हुआ?
कोई दोस्त है आपका किसी भी तरीके का कोई कार्य करता है तो उसके अंदर बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह के मेरिट्स हैं, बहुत तरह के डिमेरिट्स हैं। तो आपने उसके डिमेरिट्स को उसके सामने प्रदर्शित किया, सामने रखा। यह एक आलोचना होता है कि आप उसके अंदर रिफॉर्मेशन चाहते हैं। तो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में जितने इतिहासकार हुए उन्होंने भारतीय समाज की न केवल आलोचना की है बल्कि निंदा भी की है। लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी हिस्ट्री राइटिंग के ट्रेंड में जितने भी हिस्टोरियन होते हैं वह सभी के सभी एक पॉइंट पे सहमत नहीं होते हैं। तब फिर आपके मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है कि फिर सब सारे के सारे हिस्टोरियन फिर एक स्कूल से एफिलिएटेड क्यों होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे माना जाए कि आप मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करो तो इसमें कई लोग हैं, जैसे मान लो रोमिला थापर का नाम लेता हूं मैं, जैसे बिपिन चंद्रा का नाम लेता हूं, सुचेता महाजन का नाम लेता हूं, आदित्य मुखर्जी का नाम लेता हूं, डीडी कोसाम्बी का मैं नाम लेता हूं, ठीक है, सुमित सरकार का मैं नाम लेता हूं, या फिर और किसी का आप नाम इसमें जितना ऐड करना चाहते हो कर लो। फिलहाल इतना ही देखते हैं हम लोग। तो आप यह मत सोचना कि रोमिला थापर जो लिख रही है उनके तमाम सारे बातों से बिपिन चंद्रा भी सहमत हैं। नहीं, हर एक इतिहासकार का अपना व्यू होता है, उसका अपना स्टैंड होता है। लेकिन यह सारे के सारे लोग मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत क्यों काउंट किए जाते हैं, यह आपका सवाल होना चाहिए। इसका आंसर यह होगा कि मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के लिए जो बेस तैयार किया गया, जो मूल पॉइंट तैयार किया गया, मान लो कि 4 पॉइंट तैयार किया गया इसके लिए, ठीक, तो यह सारे के सारे जो हिस्टोरियन हैं वह सभी के सभी इस 4 पॉइंट पे सहमत होंगे। इसीलिए इन सभी को मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन इस 4 के अलावा रोमिला थापर के अलग व्यूज भी हो सकते हैं, बिपिन चंद्रा के भी अलग व्यूज हो सकते हैं, सुमित सरकार के अलग हो सकते हैं, डीडी कोसाम्बी के अलग हो सकते हैं। तमाम जो लोग हैं इसमें सबके अपने अपने व्यूज अलग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इस 4 बिंदु पे लोग आपस में सहमत होंगे। आप समझ पा रहे हो? यहाँ तक समझ पा रहे हो तो मेरे ख्याल से आप आगे आपको और बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, तो उसी तरीके से उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में भी जितने हिस्टोरियन होंगे उन सभी का व्यूज़ अपना भी अलग अलग भी होगा, लेकिन कुछ बिंदु होगा जहाँ पे वो सभी लोग एक समान रूप से कार्य करेंगे। आप समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा था? यदि आप वह समझ गए हो तो फिर आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो क्यों इसको लिखने की शुरुआत हो गई, यह इस बात पे हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं कि बेसिकली इसमें था क्या, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन था क्या। यहाँ पर इन्होंने 2 बिंदु में इसको बताया है। पहला है, यह बताता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में जो भी कंट्री थे जिनके ऊपर जिनको ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाया, उन तमाम उपनिवेशों का लिखा गया इतिहास उपनिवेशवादी इतिहास कहलाता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट इन्होंने जो शामिल किया है वह यह कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हुए जो कॉलोनियल पीरियड में जितने हिस्टोरियन हुए थे उनसे प्रभावित होकर आगे चल करके उन्होंने एक इतिहास लेखन की शुरुआत की। उसे भी उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो मूल तौर पे उपनिवेशवादी इतिहास लेखन 2 अर्थों में इसको समझा जा सकता है। पहला अर्थ क्या होगा, कॉलोनियल पीरियड में जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन की सरकार ने या फिर अंग्रेज़ों ने जिन जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाया था उन सभी देशों का उन्होंने इतिहास लिखा। तो वह जो इतिहास लिखा गया उसी को बोला जाता है उपनिवेशवादी इतिहास, और जो लिखने की प्रक्रिया है उसे बोलते हैं उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, इसलिए भारत पर ही हमारी चर्चा होगी और भारत को ही हम लोग केंद्र में रखेंगे। दूसरी बात कि अब देखो कॉलोनियल फेज के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज का इतिहास लेखन जिंदा रहा। तो उनके इतिहास लेखन से कई लोग भारत के जो थे उन्होंने उनसे प्रभावित हुए और उनके इतिहास लेखन की पद्धति को अपनाया।
तो उनके द्वारा भी जो इतिहास लिखा गया उसे भी उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलो, आगे बात करते हैं इसमें और क्या बताया इन्होंने। देखो, ठीक है, ठीक, चलो, इसमें आप देखोगे कि लंदन विश्वविद्यालय में, ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हुए, उनका नाम था C.H. फिलिप्स। C.H. फिलिप्स। तो C.H. फिलिप्स ने आगे चल करके किताब लिखा उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में ही, और उन्होंने सभी का मुद्दा उठाया, लेकिन स्पेशली उन्होंने भारत को केंद्र में रखा। ठीक है, भारत को केंद्र में रखा और भारतीय समाज के बारे में, भारतीय सोसाइटी के बारे में उन्होंने लिखा था। तो लंदन विश्वविद्यालय का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है SOAS। ठीक है, मेरे ख्याल से ही होना चाहिए, स्कूल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज़। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का नाम है। यदि आप इतिहास से PhD करना चाहते हो लंदन यूनिवर्सिटी से, तो आप इसी डिपार्टमेंट से करेंगे। ठीक है, इसी डिपार्टमेंट से कई लोग हुए हैं, जैसे पीटर रॉ भी बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने भी यहीं से PhD की है अपनी। DU के प्रोफेसर हैं चारुक गुप्ता, उन्होंने भी यहाँ से किया है। कई लोग जो हैं इन्होंने यहाँ से PhD किया है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो C.H. फिलिप्स ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम लिखिए, आपसे सवाल पूछा जाता है। किताब का नाम है द हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया। द हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड सिलोन। सिलोन किसे कहते हैं? सिलोन श्रीलंका को कहते हैं। ठीक है, चलो, इस किताब का नाम याद रखना। तो यह तो हमने ओवरऑल बात किया कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में क्या बातें हुई है, और इसमें भारत पर जब आक्रमण किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो जो अंग्रेज सैनिक जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया और अंग्रेजों को जिताया, भारतीयों को हराया, उन सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की गई है इसमें। ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन जब अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया जा रहा है, तो अंग्रेज बेसिकली अपने बारे में ही बात करेंगे, और तारीफ़ किसे अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग अपने तारीफ़ में ही बेसिकली लिखे हैं इस इतिहास लेखन को। अब देखो, इसी इतिहास लेखन के विरोध में भारत में एक नया इतिहास लेखन शुरू होगा, जिसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, उस इतिहास लेखन का शुरू होने के पीछे मुख्य वजह था यह इतिहास लेखन, उसका नाम है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। अब जब देखो कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में चूंकि भारत की निंदा की गई, इसी के विरोध में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में भारत की खूब प्रशंसा की जाएगी। अब समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, चलो, यह तो प्रस्तावना की बात हो गई, ओवरऑल हमने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं कलेक्टेड वर्क्स के बारे में, कि इसमें किन किन लोगों ने काम किया है और उनकी कौन कौन सी किताबें हैं। चलो, पहले किताब के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, और हमारा पहला जो किताब है 18वीं शताब्दी के बारे में। ठीक है, और उस किताब का नाम है, मैंने आपको बताया था 1792 से सफ़र शुरू होता है। ठीक है, तो पहला किताब लिखे, दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। 1792 में किताब लिखा चार्ल्स ग्रांट ने। किसने? चार्ल्स ग्रांट ने। और इस किताब का नाम था, किताब का नाम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ। किताब का नाम थोड़ा बड़ा है, इंडिया। ठीक है, चलो,
इसमें जो बात की गई है, यह जो व्यक्ति है चार्ल्स ग्रांट, यह चर्च से संबंधित व्यक्ति है, ठीक है, यह पादरी है और इवेंजेलिकल सोसाइटी एक हुआ करता था अमेरिका में, उसी से यह अफिलिएटेड है, ठीक है, उसी से यह क्या है, संबंधित है। तो इसने जो बातें की है, इसने मुख्य तौर पे जब भारत की बात की है तो उसमें 18वीं शताब्दी के भारत की बात इन्होंने की है। और चूंकि यह धार्मिक व्यक्ति था इसलिए इन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से भारत को लिखने की कोशिश की। हालांकि यह किताब उतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन एक शुरुआत दरअसल अंग्रेजों के द्वारा जरूर कर दी गई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में पहला जो किताब लिखा गया है वह चार्ल्स ग्रांट ने ही लिखा है 1792 में। अब चूंकि देखोगे कि 1792 एक वैसा फेज है जब भारत में अंग्रेज पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुए हैं। हालांकि जब 1757 में लड़ाई हुआ, फिर 1764 में हुआ, उसके बाद ये लोग तो अपने सत्ता पे काबिज हो चुके थे, लेकिन इन्होंने भारतीय समाज को समझा नहीं था। तो भारतीय समाज को समझने के लिए इन्होंने 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और यहाँ से इन्होंने रिसर्च करवाना शुरू किया कि भारत में कितनी जातियाँ हैं, कितने रिलीजन्स हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट जोन है, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशंस है। सभी तरह से इन्होंने छानबीन किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से। अब जब 5-6 साल इन्होंने इस पर काम कर लिया तब जाकर के एक किताब लिखवाया 1792 में, किससे, चार्ल्स ग्रांट से। लेकिन ग्रांट कौन है, चर्च का आदमी है। और चूंकि वह दौर है जब चर्च का प्रभुत्व ब्रिटेन के पॉलिटिक्स पे सबसे ज़्यादा था, वहाँ का पोप जो था उसका प्रभाव वहाँ के राजा पर भी सबसे ज़्यादा हुआ करता था। तो यह बात हो रही है 18वीं सदी की, ठीक, यहाँ तक समझ पा रहे हो। चलो अब देखिए, हाँ एक बात और लिखिए आप, इसके बाद जब होता क्या है कि 1792 के बाद जब दूसरी बात आते हैं हम लोग, तो चूंकि इस समय ये लोग इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं पूरे तरीके से क्योंकि अंग्रेज एक तरफ और लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को तो ये लोग गुलाम बनाए हुए थे, उसके साथ साथ फ्रांस के साथ इनका लड़ाई चल रहा था। तो फ्रांस के साथ जब इनका लड़ाई चलता है तो चूंकि फ्रांस भी इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं था, उनके यहाँ नेपोलियन का उदय हो चुका था। तो 1815 में फाइनली एक लड़ाई होता है जिसको वाटरलू का युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो वाटरलू का युद्ध जब होता है तो इसमें नेपोलियन को अंग्रेज हरा देते हैं, ठीक। तो नेपोलियन को जब हरा दिया जाता है, नेपोलियन जब मरा जाता है, तब जाकर के फ्रांस भी ब्रिटेन के अधीन हो जाता है। उसके बाद फिर ब्रिटेन पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। तब आप देखोगे कि 1815 के बाद अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास पर पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित किया, उससे पहले नहीं किया था। 1792 में बस हल्का फुल्का लिखा गया इस किताब के माध्यम से। तो इससे पहले क्यों नहीं किया गया था, 1815 से पहले, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि वो लोग अपना रिसर्च जारी रखे थे, ठीक है। अब देखते हैं 1815 के बाद, ठीक है, 1815 के बाद किताब लिखने की शुरुआत हुई, या पूरा भरमार लग जाता है, लगातार लिखाएगा, ठीक है। तब हम लोग अब उस पर चर्चा करते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, मेरे ख्याल से लंबा थोड़ा नहीं, मेरे ख्याल से 1-2 घंटा यह लेक्चर चला जाएगा। तो आप घबराइएगा नहीं, आप आराम आराम से पढ़िए, धीरे धीरे करके, रोक रोक करके पढ़िए। थोड़ा आप ब्रेक लेना चाहते हो तो ब्रेक ले करके भी पढ़ो, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है। अगले किताब की बात करते हैं हम लोग 1815 के बाद, ठीक है। एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था जेम्स मिल, और यह इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि इसने ही, यदि बात की जाए कि बड़े स्तर पे उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के लिखने की जो शुरुआत की है वह जेम्स मिल ने ही की है, ठीक है। जेम्स मिल का जो थ्योरी था यह उपयोगितावादी था, उपयोगितावादी था। और उपयोगितावादी का जो सिद्धांत दिया है वह दिया था जेरेमी बेंथम ने,
ठीक है, जेरेमी बेंथम में। तो जेरेमी बेंथम ने जिस थ्योरी का प्रोडक्शन किया उसी थ्योरी के अंतर्गत जेम्स मिल का भी नाम आता है। लेकिन जेम्स मिल ने जब भारत का इतिहास लिखा तो ऐसे ही दोस्त यार वगैरह से पूछ करके लिखा। जैसे मान लो कि मेरा कोई दोस्त वेस्ट बंगाल में रहता है, तो उससे मैंने पूछ करके उसके अनुभव को उससे सुन करके सीख करके अखबार से पढ़ करके मैंने लिख दिया वहाँ का इतिहास। हालांकि जेम्स मिल की बात की जाए तो भारत कभी नहीं आया था, लेकिन उसने भारत का इतिहास लिखा है। ठीक, इसीलिए जेम्स मिल का जो कृति है, उसका जो किताब है, शुरुआती दौर में उसकी खूब प्रशंसा हुई, उसको खूब माना गया, क्योंकि उस समय और कोई किताब नहीं लिखा गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जेम्स मिल का जो किताब है उसका जो महत्वपूर्णता है, जो इम्पोर्टेंस है, वह धीरे धीरे करके घटने लगा, एक एक करके घटता चला गया। तो जेम्स मिल ने जो किताब लिखा था उसका नाम लिख लीजिए। 1806 से लेकर के 1818 के बीच में इसने किताब लिखा। 1818 पता है क्यों महत्वपूर्ण है? बोन विश्वविद्यालय बना था, पिछले वीडियो में हमने बताया था, और कार्ल मार्क्स का इसी साल जन्म हुआ था। ध्यान रखना दोनों बात, ठीक है। चलो, जेम्स मिल ने जो किताब लिखा है उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक, शुरुआती दौर में यह किताब 3 वॉल्यूम में था, ठीक है। तो जो पहला जो 3 वॉल्यूम इसने निकाला उसमें इन्होंने एंशिएंट एवं मेडिएवल इंडिया के बारे में लिखा, एंशिएंट प्लस मेडिएवल इंडिया के बारे में, और फिर जाकर के 3 वॉल्यूम और लिखा इसी किताब का, नाम बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें दरअसल इसने मॉडर्न इंडिया के बारे में लिखा, और मॉडर्न इंडिया कहने का संदर्भ यहाँ पर क्या है, कॉलोनियल हिस्ट्री को यहाँ पर लिखा, कॉलोनियल हिस्ट्री को लिखा यहाँ पे। और इस इतिहास लेखन में क्या किया गया, इन्होंने ब्रिटेन के जितने भी सैनिक थे, जो सिविल सेवा के अधिकारी थे, यानी कि ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति था, पूरी की पूरी तरीके से अंग्रेजों की, अंग्रेजियत की, ब्रिटिशर्स की प्रशंसा की। बाकी के लास्ट के 3 वॉल्यूम में, शुरुआती के 3 वॉल्यूम में इन्होंने भारत के, प्राचीन भारत के समाज एवं व्यवस्था की निंदा की है, ठीक है। चलो, इसमें और एक आध 2 किताब है उसको भी देख लेते हैं। कहता है कि यह किताब उस समय इतना पॉपुलर हुआ कि 1806 में, 1820 में, 1826 में, 1840 में यह लगातार इसका पब्लिकेशन होता चला गया। कई पब्लिकेशन हुए इसके, कई इसका संस्करण निकला, क्योंकि उस समय में पहली बार लिखा गया था, और 1792 में जब लिखा गया था तो उसमें बहुत सारा बात नहीं कहा गया था, लेकिन मिल ने बहुत तरह की बातें कही और खूब आलोचना की। जब आलोचना की गई भारत की तो अंग्रेजों ने इसे खूब पसंद किया, और मिल जब लिख रहा था तो वह देखता था वही चीज़ को लिखा जो इंग्लैंड के लोगों को पसंद था, तो इंग्लैंड के लोगों को उन्होंने काफ़ी तारीफ की, इसीलिए इसका जो किताब है वो बहुत पॉपुलर हुआ एक दौर में। लेकिन लास्ट में जा करके इस किताब का जो संपादक है, जो एडिटर है, उसने बताया कि धीरे धीरे कर करके इस किताब का मार्केट घटने लगा। क्यों घटने लगा? क्योंकि एक नए किताब का संपादन हुआ और एक नया राइटर चल करके आया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मिल ने क्या लिखा था, तो मिल ने अपनी किताब में भारतीय समाज की काफ़ी आलोचना की, निंदा की, और इंग्लैंड के समाज की, अंग्रेजियत की, अंग्रेजी की, अंग्रेज लोगों की काफ़ी प्रशंसा की। जो अंग्रेज सैनिक थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो अंग्रेज प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था थी, उन तमाम चीज़ों की उन्होंने खूब प्रशंसा की, जम करके प्रशंसा की, ठीक है। ऐसे मतलब जम करके चापलूसी किया, ठीक है। चलो, ऐसे ये शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा, हालांकि संवैधानिक शब्द है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इनके जो संपादक रहे उनका भी नाम लिख लीजिए, मान लो उनसे सवाल पूछ दिया जाए। तो इस किताब का जो संपादक था उसका नाम था H.H. विल्सन, H.H. विल्सन। तो विल्सन ने बताया कि यार 1844 के बाद जो है ना, यह किताब का मार्केट है पूरी तरीके से डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया? अब देखो, 1844 के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है जो लिखेगा इससे शानदार तरीके से और इससे ज़्यादा फैक्चुअली लिखेगा। इन्होंने तो भाई चलो लोगों से बात कर करके, कोई दोस्त इनका था IAS ऑफिसर इंडिया में, उससे पूछा, अरे बताओ भाई भारत के बारे में क्या जानते हो, भारत का अखबार पढ़ा, भारत के बारे में जो इंग्लैंड के अखबार में लिखा जा रहा था, उस सभी को जेम्स मिल ने बेस बनाया, ठीक।
उपयोगितावादी में होता ही है कि जितने भी चीज़ें उसका उपयोग करना बेसिकली हम लोग सीखते हैं। तो चूंकि यह जेरेमी बेंथम के थ्योरी पे काम कर रहा था, तो उपयोगितावादी होने के नाते इसने खूब उपयोग किया अपने इन्फॉर्मेशन का। लेकिन जब हम लोग अपने दोस्त के माध्यम से बात करके उनके एक्सपीरियंस के आधार पर लिखते हैं, तो वह क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं होता है, वह क्वालिटेटिव स्टडी होता है। यानी कि उसकी जब स्रोत की जांच की पड़ताल की जाएगी तो कोई ज़रूरी नहीं कि सही निकलेगा, अधिकतर मौक़ों पे गलत निकलता है। ठीक, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। चलो आगे बात करते हैं। इसीलिए इस किताब का इम्पोर्टेंस जो है ना बहुत घट गया। आगे चल करके न केवल मार्केट घटा बल्कि इम्पोर्टेंस भी घट गया, क्योंकि लोगों ने समझा कि इसने तो बकवास किया है, ये कुछ बेस रहना चाहिए ना इतिहास लिखने का। मिल के पास बेस ही नहीं रहा और बेस इनका ख़त्म कर दिया। आगे चल करके एक व्यक्ति आया, उसने लिखा। कौन सा व्यक्ति आया, उसने क्या लिखा, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलो। ऐसे जेम्स मिल का जो एक बेटा हुआ है ना, जेम्स स्टुअर्ट मिल, उसने किताब लिखी। उस किताब को आप पढ़िएगा। यदि महिला पे आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उस किताब का नाम है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। हिंदी में बोलते हैं स्त्रियों की पराधीनता। वह किताब बहुत अच्छी किताब है, मेरे ख्याल से वह आपको पढ़ना चाहिए। जेम्स मिल ने नहीं लिखा है, घबराओ मत। जेम्स मिल के बेटे हुए जेम्स स्टुअर्ट मिल, उसने लिखा है और उसने सोर्स जुटा करके लिखा है। जेम्स मिल की तरह बकवास नहीं किया एटलीस्ट। चलो बकवास बोल रहे हैं, बकवास तो खैर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं, बोला जा सकता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं और दूसरा व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है, आप क्या लिख सकते हो, चलो मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, माउंट, अंग्रेजी में भी सेम होगा, ध्यान रखना, माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टोन। ठीक है, माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टोन। अब यह जो किताब लिख रहा है साथियों, इसने किताब को लिखने के लिए बहुत तरह के सोर्सेज जुटाए थे और यह भारत में अधिकारी के तौर पे काम कर रहा था। अब देखो कि एक व्यक्ति जो कभी भारत नहीं आया, उसने भारत के बारे में बात किया, और एक व्यक्ति जो भारत में ही रह रहा था और अपना जीवन का 20 साल 21 साल यहाँ पर IAS ऑफिसर के तौर पे कार्यरत था, उन्होंने यहाँ पर सेवा दी, तो वह भारतीय समाज के सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा? ऑब्वियसली वह होगा जो यहाँ पर रहेगा। तो एलिफिस्टन के जो लिखी हुई चीज़ है वह उनके अनुभव के आधार पे है और वह भारतीय समाज के सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक, इसलिए जेम्स मिल के जो रिलेवेंसी है, जो प्रासंगिकता है, वस्तुपरकता है, ऑब्जेक्टिविटी है, वह घट गया। किसके सामने? माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टोन के सामने। लेकिन माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टोन ने और ज़्यादा आग लगा दिया। आग क्या लगाया? इन्होंने किताब का नाम ही वैसा रख दिया जो आग लगाने वाला था। देखो किताब का नाम क्या रखा इन्होंने, किताब जो लिखा था वह 1841 में लिखा। ठीक, और किताब का जो नाम है वह है हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मुहम्मडन इंडिया। ठीक है, 1841 में लिखा। उसके बाद एक और किताब लिखा था, उसका भी नाम लिखो। वह किताब दरअसल कब लिखा गया था उसका टाइम तो इन्होंने नहीं दिया है, उसको लिख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पावर इन द ईस्ट। ठीक है, यह दो किताबें। ठीक, चलो दो किताबें। अब देखते हैं, किताब का नाम आपने लिख लिया। इस किताब को जब लिखा गया तो इन्होंने नाम ही चूंकि ऐसा रखा जिसने सांप्रदायवाद को, कम्युनलिज्म को भारत में बढ़ावा दिया। किताब का नाम ऐसा नहीं लिखना चाहिए था उस समय में, चूंकि पहली बार भारत में इतिहास लिखने की शुरुआत ही हो रही थी। यदि आधुनिक भारत की बात करें तब उसकी बात मैं कर रहा हूँ, इस समय इतिहास लिखने की शुरुआत हो रही है। और बेसिकली 18वीं शताब्दी में किसी तरीके का कोई भी चीज़ नहीं लिखा गया था, किसी ने नहीं लिखा। जो पत्रिका वगैरह जो जारी किया जा रहा था बस वही चीज़ें थी। और मुख्य तौर पे हमने लड़ाई भी शुरू कब किया? जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तब जाकर के एक स्ट्रैटेजिक वे में हमने अंग्रेजों के साथ लोहा लेने की शुरुआत की। उससे पहले जो जब आप देखोगे 1857 में भी हम लोग पूरी तरीके से लड़े नहीं, बिखर कर रह गए।
अब लेकिन 1857 के बारे में जब राष्ट्रवादी बात करेंगे, इतनी तारीफ होगी वहाँ पे कि आप माथा पीट लोगे, लगे कि नहीं ऐसा तो था ही नहीं, तो झूठ बात किया गया है। उपनिवेशवादियों ने बहुत सारे बात झूठे लिखे, राष्ट्रवादी भी आगे चल करके बहुत सारी बात झूठ लिखते हैं। झूठ तो खैर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप बोल सकते हो। अब आप उस स्थिति में कि बोल सकते हो कि झूठ मूठ का लिख दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखो, लेकिन इन्होंने लिखा बट संप्रदायवाद तो बढ़ा, लेकिन अंग्रेज के लिए सही था, ठीक है, अंग्रेजों के लिए सही था। तो ऑब्वियस सी बात है, भारतीय विश्वविद्यालय पे किनका आधिपत्य था? अंग्रेजों का। तो यह किताब जो है जेम्स मिल की किताब की तुलना में ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि यह व्यक्ति यहाँ रहता था और इसने अपने अनुभव एवं सोर्सेज को जुटा करके लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा मिल की तरह, ठीक है। तब 1841 के बाद देखोगे 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। एक का नाम है मेरे ख्याल से कलकत्ता होना चाहिए, एक है बम्बई और एक है मद्रास। यह 3 विश्वविद्यालय 1857 में बनाए गए थे, ठीक। इन तीनों विश्वविद्यालय के सिलेबस में इसको शामिल कर दिया गया, और यहाँ तक कि जो इन तीनों विश्वविद्यालय का जो मेन सिलेबस था, मेन कोर्स, उसमें माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन की हिंदू एवं मोहम्मडन इंडिया को पढ़ाया जाने लगा, उसको बेस बनाया गया। तो आप सोच सकते हो कि यह किताब कितना पॉपुलर रहा होगा, बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक। एक पॉइंट यहाँ से याद रख लो, पेपर 1 में यूजीसी नेट का सवाल इससे पूछा जाता है, तीनों में से कोई भी विश्वविद्यालय अभी भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। अभी आपसे सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, यह तीनों में से कोई नहीं है। यह भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यह भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यह भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन रैंकिंग तीनों की ठीक ठाक है। रैंकिंग में अभी सबसे ऊपर कलकत्ता विश्वविद्यालय चल रहा है। यहाँ तक समझ पा रहे हो? चलो, एक कहीं से कहीं हम लोग चले जाते हैं। अब ये चीज़ चलो ठीक है, कोई नहीं, नॉलेज की बातें हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन के बाद एक व्यक्ति आया, टायल बॉय व्हीलर करके, ठीक है, उसने भी किताब लिखा, लेकिन उसका किताब ज़्यादा चला नहीं, लेकिन नाम जानना हमें ज़रूरी है, ठीक है। वह आया था 1860 के दशक में, ठीक है। 1860 के डेकेड में, दशक में एक व्यक्ति आया, उसका नाम है जे टायल बॉय व्हीलर, ठीक है। इसने किताब लिखा था भारत का इतिहास, ठीक है, और 5 वॉल्यूम में लिखा। बाप रे बाप, समझ सकते हो, 5 वॉल्यूम में गर्दा उड़ा दिया। 5 वॉल्यूम से में भारत का इतिहास लिखा, और किताब का नाम लिख लो, लिखा है सर्वे करके लिखा, इसलिए किताब का नाम ही लिख दिया इन्होंने, सर्वे ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। चलो, यह 1867 से लेकर 1876 के बीच में, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, 1867 से लेकर 1876 के बीच में लिखा। यह किताब भी ठीक ठाक था, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हुआ, और चूंकि यह भी यहाँ पर अधिकारी था तो इसने भी कोशिश की। लेकिन आप देखते हो, जैसे मान लो भारत में कई तरह के आईएएस अधिकारी हैं, इतने सारे आईएएस अधिकारी हैं, हर साल बनते हैं लोग 200-300 आईएएस अधिकारी, लेकिन क्या सभी अधिकारी समान हैं? क्या सभी अधिकारी उतना ही पॉपुलर हैं? क्या सभी अधिकारी उतना ही ईमानदारी से काम करते हैं? नहीं करते हैं। उसी तरीके से उस समय ब्रिटिशर्स जितने भी ऑफिसर्स थे, उन सभी में चूंकि माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन का जगह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उसने ज़्यादा मेहनत किया था, तो उसका काम ज़्यादा प्रशंसनीय था, उसका काम ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन उसके बाद टायल बॉय व्हीलर ने भी लिखने की कोशिश की, तो इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। यह भी उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, अभी आगे और है। चलो, एक सेकेंड, आगे जो व्यक्ति है वह भी एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर है, आज के दौर का आईएएस और उस समय का आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है।
उस व्यक्ति का नाम है, लिखो, चौथे नंबर पे है मेरे ख्याल से, चौथा पांचवा होना चाहिए, और उसका नाम है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ, ठीक। कब? इन्होंने किताब जो लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बुक का नाम लिख लो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, 1911 में लिखा है, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया समग्र इतिहास पूरा लिखिए। उन्नीस सौ 11 से लेकर के 1950 तक, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक ठीक, ओके। अब देखो विंसेंट स्मिथ ने जो किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया समग्र इतिहास, इस किताब की प्रशंसा इसलिए की जा रही है क्योंकि यह जब इतिहास लिख रहे थे तो इन्होंने मिल की बारीकियों को पढ़ा, मिल की कमजोरियों को समझा। उसके बाद एलिफिस्टोन ने लिखा था तो उसके इतिहास को भी पढ़ा और उसके भी सोर्सेज को भी देखा। उसके बाद टैलबॉय विलर ने लिखा तो उसके इतिहास को भी पढ़ा, उसके भी कमजोरी को, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों को पढ़ा। और जब आगे चल करके जब स्मिथ ने लिखा तो उन तमाम तरह की जो कमजोरियां उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में दिख रही थी और जो सोर्सेज का अभाव दिख रहा था उसको इन्होंने पाटने का काम किया, ठीक है। इसीलिए 1911 से लेकर के 1950 के बीच में जो धूम मचा दिया इनकी किताब ने, जिस तरीके से एलिफिस्टोन की किताब ने धूम मचाई थी, जिस तरीके से जेम्स मिल की किताब ने धूम मचाई थी, उसी तरीके से इस पीरियड में विंसेंट स्मिथ का जो किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया समग्र इतिहास, इस किताब ने धूम मचा कर रख दिया और सभी लोगों को पढ़ाया गया, सभी लोग इस किताब को पढ़े। लेकिन पता ही आपको इसमें भी आलोचना की गई थी और अंग्रेजों ने यहाँ तक कहा कि इस किताब का कोई तोड़ ही नहीं है। और सच बात यही है कि हम लोग 1885 के बाद एकजुट होने लगे, ठीक है, एक मतलब स्ट्रैटेजिक वे में हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया आज़ादी के लिए, ठीक है। हालांकि आज़ादी भी हमारी क्या आज़ादी रही है उस पर तो बाद में चर्चा होगी, फिलहाल इतना समझ लो कि 1911 से 50 के बीच इस किताब ने बहुत धूम मचाया, एकदम हिला करके रख दिया था, ठीक है। तो एक ऑर्डर में आप याद रखना नाम, ठीक है, एक ऑर्डर में याद रखना, जैसे चार्ल्स ग्रांट थे, जेम्स मिल हुए, उसके बाद माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टोन हुआ, टैलबॉय विलर हुआ और अब एक नया व्यक्ति आया विंसेंट स्मिथ। एक दो व्यक्ति और आएगा उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। चलो 1934 यह लास्ट किताब है, ठीक है। 1934-35 के दशक में एक किताब लिखा गया और उस किताब का नाम क्या है उसे भी एक बार देख लिया जाए, ठीक है। इस किताब को जो लिखने वाला व्यक्ति है छठे नंबर पे, उसका नाम है एडवर्ड थॉम्पसन और इसके साथ ही एक व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। ये सब अच्छा क्यों था आप समझ रहे हो? देखो अच्छा क्यों था बताता हूं, ठीक। किताब का नाम लिख लीजिए, राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। कब छप रहा है? 1934, 33, 34 या 35 तीनों कोई लिख लो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं दिया है, 1934 की बात कही है, ठीक है। चलो अब देखो जीटी गैरेट वह व्यक्ति है जिसका जो है ना पाला, आप ऐसे बोलो कि इसका लड़ाई चलता था किससे? जो कंजर्वेटिव अंग्रेज थे उससे, ठीक है। कंजर्वेटिव अंग्रेज जो थे उससे जीटी गैरेट का लड़ाई चलता था, ठीक। और यह क्या था? यह एक प्रशासनिक अधिकारी था, वही सिविल अधिकारी है ना। और यह जो व्यक्ति है एडवर्ड थॉम्पसन, यह रविंद्रनाथ टैगोर का दोस्त था, वही रविंद्रनाथ टैगोर, घबराओ मत, बंगाल वाले, टैगोर का दोस्त था। तो थोड़ा सा लिहाज भी रखा था, मतलब एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। ऐसा नहीं कि पूरा आलोचना किया मिल की तरह, इसने भी किया, लेकिन एक होता है ना मतलब थोड़ा थोड़ा करना और थोड़ा थोड़ा तारीफ भी करो, थोड़ा थोड़ा आलोचना भी करो, ठीक। उसी तरीके से एडवर्ड थॉम्पसन भी उसी व्यक्तित्व का व्यक्ति था, चूंकि टैगोर का दोस्त था। तो इसने भी जब इतिहास लिखा
और बंगाल के कॉलेज में चूंकि धार्मिक व्यक्ति भी था, चर्च से अफिलिएटेड था और बंगाल के कई कॉलेज में पढ़ाता भी था और चूंकि बंगाल में पढ़ाता था इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर का दोस्त भी बन गया था। तो जब आप लिखोगे आपको उसी माहौल में रहना वगैरह है तो थोड़ा बहुत सोच समझकर आदमी काम करता है। तो जब इसने लिखा तो अब देखो कि इसने ठीक है भारत की आलोचना तो की लेकिन बहुत धीमे शब्दों में लिख रहा होगा तो सोचता भी होगा कि टैगोर यदि पढ़ लिया तो क्या होगा फिर, ठीक है दोस्त है ना। तो भारत की आलोचना तो की लेकिन बहुत धीमे स्वर में। लेकिन एक बात से नकारा नहीं जा सकता है कि इसने इंग्लैंड की तारीफ इसने भी की है ना। अब आप देखोगे कि कॉमन चीज क्या दिख रहा है आपको सभी में, इंग्लैंड की तारीफ सभी ने की है। यही होता है कि एक पॉइंट पे सभी लोग सहमत हों इसलिए उनको एक स्कूल के अंतर्गत रखा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सभी लोग के सभी के बिंदुओं पर सहमत होंगे, ठीक। इसलिए यदि मान लो कि सभी लोग सभी के बिंदुओं पर सहमत होने लगेंगे तो फिर सभी लोगों की आवश्यकता क्यों, फिर एक आदमी की आवश्यकता है। इसीलिए इसने जो है भारत की आलोचना की लेकिन भारत की तारीफ भी की है धीरे धीरे। मतलब ऐसा कहा कि ठीक है, बाकी जो लोग थे जेम्स मिल उसने कहा कि भारत के पास ना कोई सिविलाइजेशन है, भारत बहुत ही बेहुदा लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई संस्कृति नाम की चीज़ ही नहीं है, बहुत घटिया जगह है, इस तरीके से वहाँ के लोग बर्बर हैं, कुकृत्य करते हैं, घटिया लोग हैं, वहाँ पर शासन करने के लिए हम लोगों को बनाया गया है, हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि हम लोग वहाँ पर शासन करें, भारत को कुछ सिखाएं। मतलब हम गोरे लोग शासन करने के लिए पैदा लिए हैं, वह काले भारतीय शासन उन पे होने के लिए ही पैदा लिए हैं। तो इस तरीके की बात जो बहुत बेहुदा मतलब बेहूदगी भरी बातें हैं जो कि मिल वगैरह ने किया था, इस तरीके की बात इन्होंने नहीं किया। इन्होंने लेकिन आसान भाषा में बोला, ठीक है, कि देखो ठीक है इंग्लैंड का तो काम है शासन वगैरह करेंगे और किया भी है, हम लोगों को मौका मिला है करने का और हम लोग भारत को शिक्षित करने के लिए आए हैं। लेकिन इसने जेम्स मिल की तरह यह नहीं कहा कि भारत के लोग पूरा बर्बर हैं, कुकृत्य हैं, बहुत घटिया लोग हैं, कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है, ऐसा बात इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि ठीक है इंग्लैंड की अपनी सभ्यता है और भारत की भी अपनी सभ्यता है। और देखो चापलूसी चापलूसी ने बोले, यह बोला इन्होंने कि जो भारत जो है यूरोप का ही एक पिछड़ा संस्करण है। मतलब भारत यूरोप जो है इंजन की तरह आगे आगे चल रहा है और भारत पीछे पीछे चल रहा है। तो ये कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो भारतीय सिविलाइजेशन में भी है। यह सब बात कौन कर रहा है, यह सब बात एडवर्ड थॉमसन कर रहा है। तो एडवर्ड थॉमसन चूंकि रविंद्रनाथ का दोस्त है तो कभी घर वगैरह भी जाता था चाय वगैरह पीने, ऑब्वियसली दोस्त होगा तो जाता ही होगा, बंगाल में पढ़ा रहा था और चूंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय उसमें बन चुका था, 1916 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बना लिया था अपना शांति निकेतन, तो बगल में आसपास में बैठकर चाय वगैरह चलता ही होगा। तो उन्होंने अपने सिविलाइजेशन के बारे में बताया होगा कि लिखो तो देखो इस तरीके से मत लिखो बेहूदगी भरी बातें। इसलिए एडवर्ड थॉमसन ने भारत का लिहाज रखा और इसने कहा कि नहीं भारत का भी अपना सिविलाइजेशन है और यूरोप थोड़ा सा आगे है लेकिन भारत थोड़ा सा पीछे है। इसका मतलब नहीं कि भारत बर्बर है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है चलो। लेकिन इनका जो बात है वह कंजर्वेटिव अंग्रेजों को नहीं पचा, इसीलिए यह किताब भारतीय लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ, अंग्रेजों के बीच में पॉपुलर नहीं हुआ। कॉमन बात समझ रहे हो, क्योंकि भारत की तारीफ इन्होंने की तो भारतीय लोगों के आसपास तो पॉपुलर होना ही था, लेकिन जो कंजर्वेटिव अंग्रेज जो थे, जो मतलब कट्टरपंथी अंग्रेज जो थे, उनके बीच में किताब पॉपुलर नहीं हुआ। उन्होंने इस किताब की आलोचना की, इसीलिए उसके विरोध में जाकर के जीटी गैरेट ने आगे चल करके वहां पर लेबर पार्टी, ठीक है दो पार्टी था, कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी, ठीक है, तो लेबर पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली थी। किसने, एडवर्ड थॉमसन एवं जीटी गैरेट ने। यहां तक समझ पा रहे हैं आप बात को, ठीक है मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे और इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ तक तो था कि महत्वपूर्ण जो जो किताबें लिखी गई थी उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि इन सब के अलावा कुछ और ऑफिसर्स थे जिन्होंने भी लिखा था, उनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। बोर मत होना यार, ठीक है। जैसी लगे कि ज़्यादा बोर हो रहे हैं, फिर बोरिंग लगे, तो बोरिंग तो ऐसे लगना नहीं चाहिए, लगे तो आप ऐसा करो कि लेक्चर को रोक दो, चाय वाय पीजिए, आराम कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसको दूसरे सेगमेंट में आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स के अलावा कुछ अदर वर्क्स।
चलो ठीक है, लिख लेते हैं अदर वर्क्स affiliated to colonialist। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, दिखना ही चाहिए। चलो, पहले व्यक्ति का नाम है, ये थोड़ा पतला चलता है यार, चलो, इसका नाम है लॉर्ड मैकाले। मैकाले का किताब जो है, उस किताब का नाम कुछ देखा जाए, किताब का नाम इन्होंने क्या लिखा है? एडिनबरा रिव्यू। किताब का नाम नहीं बताता हूं मैं क्या है, एडिनबरा रिव्यू। ठीक, दूसरे व्यक्ति का नाम लिखते हैं, एक एक करके हम इस पे विश्लेषण करेंगे, टेंशन मत लीजिए। सर हेनरी मैन, इसने क्या लिखा है? एंशिएंट लॉ 1861 में। ठीक है, चलो, उसके बाद तीसरे नंबर पे है जेम्स फिट जेम्स स्टीफन। ये सर आगे लगा लो, सभी लोग सर लगाता था। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 3 को देखते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि लॉर्ड मैकाले भी भारत का वायसराय रहा है एक समय में। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले का अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो लॉर्ड मैकाले ने अपने एक्सपीरियंस को एडिनबरा रिव्यू में, एडिनबरा रिव्यू क्या है? जिस तरीके से अमेरिकन हिस्टोरिकल रिव्यू, आपको पता होगा कि एक रिव्यू की शुरुआत की थी किसने? लियोपोल्ड फॉन रॉन्के ने। जब वह बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तब ग्रेजुएट सेमिनार्स की शुरुआत की थी, तो उन्होंने एक रिव्यू का भी शुरुआत किया था। तो उसी तरीके से एक एडिनबरा रिव्यू चलता था, जिसमें जितने भी वायसराय या उस समय के जो कॉन्टेम्प्ररी लोग होते थे, जिनको इतिहास की, समाज की, अर्थव्यवस्था की, राजनीति की, किसी भी तरीके की एक समझ होती थी, तो वो लोग अपने लेख को उसमें प्रकाशित करवाते थे। तो एडिनबरा रिव्यू में मैकाले ने कई संस्करण में भारत के इतिहास के बारे में लिखा है। कोई किताब नहीं लिखा, लेकिन एडिनबरा रिव्यू में लिखा। जैसे आप जर्नल वगैरह में प्रकाशित करवाते हैं कोई चीज़, उसी तरीके से आप मान लो कि एक जर्नल ही था एडिनबरा रिव्यू, जिसमें मैकाले ने लिखा था अपने एक्सपीरियंस पे। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि मैकाले भी बिल्कुल उसी तरीके से था जैसा कि बाकी लोग थे। जेम्स मिल, इन्होंने भी खूब आलोचना की, जम करके, मतलब गर्दा उड़ा दिया, भारतीयों की खूब आलोचना की। इसलिए भारतीय लोगों के बीच में इनका लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों के अंतर्गत, मतलब अंग्रेजों के समाज में इनका पूरा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि अंग्रेजियत की खूब इन्होंने तारीफ की, खूब प्रशंसा की। ठीक, और इनका जो लिखा हुआ चीज़ था बहुत ही बेकार, मतलब बेकार नहीं, बहुत ही कमज़ोर था। कमज़ोर किस लिए? क्योंकि तर्क नहीं था, बकवास की बातें इन्होंने खूब की। ठीक है, तो तर्क के साथ इन्होंने नहीं लिखा था एडिनबरा रिव्यू में, लेकिन मैकाले ने भी लिखा था, और उसे भी कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद हेनरी मैन के समय जुडिशियल हिस्ट्री लिखने की पहली बार शुरुआत की गई। ठीक, सर हेनरी मैन, इन्होंने किताब लिखा एंशिएंट लॉ 1861। इसमें बताया, इसमें इन्होंने तुलना किया है रोम का जो कानून है, अंग्रेजों का जो कानून है, और भारत में जो प्राचीन भारत में कानून था, प्राचीन रोम में जो कानून था, उन कानूनों की आपस में तुलना की है। और उसमें भी अंग्रेजी के जो कानून है, अंग्रेजों के जो कानून है, उसको इन्होंने सर्वोच्च दिखाया है। आप समझ पा रहे हो? हालांकि वहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उतना ही था। 1928 के आसपास उन्होंने अपने यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। जब हमने लड़ाई लड़ी थी वोट के अधिकार की, तब अब सोचो कि यूरोपियन भी अपने आप को मतलब सिविलाइज्ड कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज कहते हैं, लेकिन वो लोग भी अपनी महिलाओं को वोट करने नहीं देते थे। आप समझ पा रहे हो? तो भारत ने जब इस लड़ाई को लड़ी, तो यहाँ से उन्होंने इस चीज़ को सीखा और उन्होंने भी वोट किया। तो जो जेंडर के लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में रहा है। सच बात है कि पूरी दुनिया के मर्द महिलाओं से डरते हैं, क्योंकि जितनी स्वतंत्रता पुरुषों को मिली हुई है, जिस दिन महिलाओं को मिल गई,
तो आप समझ लो कि समाज मातृसत्तात्मक बनकर रहेगा 110%। इसलिए आज भी भारतीय मर्द या किसी भी देश के जो मर्द हैं वह भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं। जब हिंदू कोड बिल की बात हुई थी तो कांग्रेस के सारे विधायक, सारे सांसदों ने विरोध में खड़ा हो गया, किसी ने भी उस कोड बिल को पारित नहीं होने दिया। सिर्फ एक व्यक्ति था जो हिंदू कोड बिल के समर्थन में खड़ा था, वो थे अंबेडकर, क्योंकि उसने ही कानून बनाया था, वही पारित करवाना चाह रहे थे। और उनके साथ एक व्यक्ति और खड़े थे, लेकिन कुछ दिन के लिए, उनका नाम था श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। आगे चल करके उन्होंने इसको पारित भी करवाया, लेकिन उसका जो मूल हिस्सा था उसको इन्होंने, नेहरू ने गायब करवा दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी वहां पर नहीं जाएंगे, अभी यहीं पे बात करेंगे। ठीक है, तो हेनरी मैन ने आगे, हेनरी मैन के थ्योरी को ही मैक्स वेबर ने भी आगे बढ़ाया। मैक्स वेबर हिस्टोरियन नहीं है, यह एक सोशियोलॉजिस्ट है। लेकिन आपको पता होगा कि इस दौर में जो व्यक्ति पैदा ले रहा है वो सबका सब, मतलब सब कुछ पे लिखता था, लगता है सब मल्टी टैलेंटेड है, सब वर्साटाइल है, कुछ भी लिख रहा है। मतलब सोशियोलॉजी का भी व्यक्ति वो भी हिस्ट्री लिख रहा है, फिलोसफी का व्यक्ति वो भी हिस्ट्री लिख रहा है, कोई तो केमिस्ट्री भी लिख रहा है। इस तरीके से ऐसे लोग हुए हैं, हर चीज़ पे बात कर रहे हैं, ऐसे लोग हुए हैं, वाकई में हुए हैं, नॉलेज भी रहा है। इसलिए चलो कोई नहीं। सर जेम्स फिटजेम्स और स्टीफन, इन्होंने भी हेनरी मैन की परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है, और यह भी कानूनी इतिहास को लेखन की शुरुआत की थी, शुरुआत नहीं, परंपरा को आगे बढ़ाया, शुरुआत तो इन्होंने हेनरी मैन ने की थी। ठीक है, अब देखो इसके इन्होंने यह जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जब एक काउंसिल बनाया गया था तो उस काउंसिल का एक सदस्य था। ठीक है, कौन? जेम्स फिटजेम्स। और वॉरेन हेस्टिंग जो था वह भी अंग्रेजियत का समर्थन करता था, तो इसकी हिम्मत नहीं थी कि यह भी विरोध में बोल सके, तो यह भी समर्थन में ही बोला। भारत की इसने भी आलोचना की, लेकिन एक बात अच्छी इन्होंने कहा, पहली बार भारत में जो फैसला फांसी दिया गया था वह नंद कुमार को दिया गया था। और उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय, माफ करना, विश्वविद्यालय नहीं, न्यायालय, ठीक है, न्यायालय के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। तो सर एलिजा एम्पे ने नंद कुमार बोस को फांसी की सजा सुनाई थी। ठीक, तो उस सजा को लेकर के एडमंड वर्ग नामक, वर्ग नहीं बर्क, एडमंड बर्क नामक एक व्यक्ति ने बताया कि यह जो फांसी दिया गया है, किसको? नंद कुमार बोस को, वह फांसी पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है। था अंग्रेज, यह बात बोला, ऑब्वियस सी बात है उसकी आलोचना होनी थी, अंग्रेजों के बीच में खूब उसकी आलोचना हुई। उस बात को दरअसल जो बात एडमंड बर्क ने कही थी, उस बात को इन्होंने साबित नहीं किया, बल्कि उसका समर्थन किया। किसने? जेम्स फिटजेम्स ने। और एक लेख लिखा था, उस लेख का नाम लिख लीजिए, उस लेख के माध्यम से इन्होंने उसका समर्थन किया था। लेख का नाम है, ठीक है, स्टोरी ऑफ नंद कुमार, नन नहीं लिख करके नंद कुमार इन्होंने गलती से लिखा, नंद कुमार एंड इम्पीचमेंट ऑफ सर एलिजा एम्पे, 1885 में लिखा। 1885 क्यों महत्वपूर्ण है? कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद इस सजा की आलोचना करते हुए एक आईएएस ऑफिसर जो कि अंग्रेजी है, उसने भी एक किताब लिख दिया, और वो उस किताब का नाम है अ नरेटिव ऑफ अ जुडिशियल मर्डर। ठीक है, और इस व्यक्ति का क्या नाम है? हेनरी बेब्रिज। चलो ठीक है, दिख रहा है, हेनरी बेब्रिज। ठीक है, इसने क्या कहा कि यह जो फांसी दिया गया है ना नंद कुमार को, यह गलत है, यह अंग्रेजों ने बहुत मनमाना काम किया, गलत तरीके से फांसी दिया गया, नहीं दिया जाना चाहिए था। तो अब ये सी बात है, अंग्रेजों की आलोचना की, तो वह भी इतना प्रशंसनीय नहीं होगा। आप समझ पा रहे हो? मेरे ख्याल से अब कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो एक किताब और लिख लेते हैं। अब इसमें ऐसे 2-3 किताब हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
अगला जो किताब है वह लिखा है, चलो पहला ही लिखते हैं, नंबर तो आपको पता ही होगा, जॉन स्ट्रेची। जॉन स्ट्रैची, इसने लिखा, ब्रिटिश प्रशासन का इसने समर्थन किया था। इसने लिखा हेस्टिंग्स एंड द रोहिला वॉर 1892 में। ठीक, इसके बाद एक किताब लिखा गया, उसका नाम लिखिए, सर विलियम विल्सन। ठीक है, इसने लिखा है 1899 में एक किताब, उस किताब का नाम है द रूलर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके जाने के बाद एक किताब लिखा गया, सर अल्फ्रेड लॉयल, लॉयल ही लिख लेते हैं, 1894। किताब का नाम है राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया। ठीक है, और इसके बाद भी कोई है, चलो इसको समझते हैं, तीन को फिर और लिखते हैं, और भी किताबें हैं। ठीक है, अब देखिए, जब नंद कुमार वाली फांसी की बात आई थी तो उसी सिलसिले में जॉन स्ट्रैची ने, देखिएगा कि एडमंड बर्क ने आलोचना की थी, लेकिन जॉन स्ट्रैची ने एक किताब लिखा, हेस्टिंग्स एंड द रोहिला वॉर। हेस्टिंग्स का, वॉरेन हेस्टिंग्स जब हमारे यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करता था तो उसने लड़ाई लड़ी थी रोहिला का युद्ध, उसमें उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसमें ब्रिटिश प्रशासन में जितने भी जो वर्चस्व की जो नीति अपनाई गई, जो ब्रुटलिटी के साथ दमन किया गया, उसका समर्थन किया जॉन स्ट्रैची ने। तो इसका भी नाम कॉलोनियल हिस्ट्री में एकदम शुमार है, बहुत तारीफ के काबिल है यह नाम। आगे बात करते हैं, सर विलियम विल्सन ने क्या किया कि गैजेटियर के माध्यम से, ठीक है, गैजेटियर के माध्यम से रिवेन्यू से जो रिलेटेड सोर्सेज होते थे, उन तमाम तरह के सोर्सेज को कलेक्ट करके इन्होंने इतिहास लिखने की एक नई परंपरा की शुरुआत की। तो एक किताब लिखा, द रूलर्स ऑफ इंडिया, और एक सीरीज चलाया, एक ऐतिहासिक सीरीज चलाया, जिसमें भारत के जितने भी लोग थे सभी की आलोचना की, जम करके आलोचना की, और जो अंग्रेजी सैनिक थे, जो अंग्रेजी अधिकारी थे, उन सभी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई, खूब जम करके। यहाँ पर भी यह किताब छपा था 1899 में, द रूलर्स ऑफ इंडिया, कई वॉल्यूम में आया। उसके बाद सर अल्फ्रेड लॉयल ने 1894 में किताब लिखी, वह राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया नाम से। ठीक है, और इस किताब में भी इन्होंने बताया, इस किताब में तो इन्होंने हद ही पार कर दिया, इन्होंने खूब भारत की आलोचना की, और इस किताब में इन्होंने कहा कि भारत और यूरोप के यदि गति को, प्रगति को यदि मापा जाए तो ऐसा लगता है कि भारत ठहर सा गया है। मतलब भारत सिविलाइजेशन ठीक है, लेकिन भारत एक ठहरी हुई सभ्यता है। अब आप सोचो कि किस तरीके का, किस लेवल का आदमी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा होगा। हालांकि लॉयल ने जो बात कही है वह कई मौकों पे सही है। इस बात को, आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को साइड करिए और आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए कि आपके देश ने, हमारे देश ने कहीं ना कहीं गलती की है। अंग्रेजों ने जो बात कही है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में, वह बात एक तौर पे माना जाए तो ठीक है कि उन्होंने इंग्लैंड की तारीफ की, भारत की खूब आलोचना की, लेकिन क्या जो उन्होंने आलोचना की थी उस आलोचना में उन्होंने गलत तर्क इस्तेमाल किए थे? आंशिक तौर पे कह सकते हैं कि गलत इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के अंदर जो चीज़ें व्याप्त थी, जो चीज़ें मौजूद थी, उन्होंने उसको हूबहू लिख दिया। और चूंकि आपकी आलोचना की गई तो किसको बुरा नहीं लगता है? आजकल तो सभी को बुरा लगता है, आप किसी की आलोचना कर दो उसे पछता ही नहीं है, ये क्या किया मेरे साथ। तो आप अंग्रेजों की बात को इतनी आसानी से नहीं नकार सकते हैं कि उन्होंने बायस्ड होकर के लिखा, क्योंकि उन्होंने जो बहुत सारी बातें कही है वह बातें बिल्कुल सही भी है। इसीलिए आप बोलने के पहले, लिखने के पहले, आलोचना करने के पहले
आप अपने आप को देखिए और सोचिए कि लॉयल ने जो बातें कही है कि भारत और यूरोप के बीच जो सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन में भारत का सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं ठहर सा गया है, यूरोप का सिविलाइजेशन भी फ्लो में है। भारत का सिविलाइजेशन भी फ्लो में था। कब? जब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे, हमारा समाज मातृसत्तात्मक समाज था, हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कास्ट सिस्टम जैसा कोई चीज़ नहीं था, हम लोग पूरी तरीके से सिविलाइज्ड थे, ऑर्गेनाइज्ड थे, हम लोगों के यहाँ ड्रेनेज सिस्टम था, हम लोगों के यहाँ पक्की सड़कें थी, बहुत तरह की चीज़ें जो थी वह हमारे यहाँ पहले मौजूद थी। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन से जो कास्ट सिस्टम आता है, फिर गुप्त काल में कास्ट सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मिक्स जातीय इंटरकास्ट मैरिज वगैरह होने लगता है, तो पूरा और पूरे के पूरे समाज ही मिक्स हो जाता है और वहाँ से एक अनटचेबिलिटी जो है क्लाइमेक्स पे चला जाता है, छुआछूत आ जाता है। और आज तो छुआछूत इस लेवल पे पहुँच गया 2021 में कि अछूतों के अंदर छुआछूत आ गया है। अब एक अलग टॉपिक पे काम किया जा रहा है, अनटचेबिलिटी अमंग अनटचेबल्स, अछूतों में छुआछूत की भावना। अब देखो कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, उसका सज़ा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। अब हमारे यहाँ क्या भूखमरी के सूचकांक में देखा जाए तो पाकिस्तान हमसे ज़्यादा बेटर है, हमारे यहाँ ज़्यादा लोग मरते हैं भूखमरी से। अब पाकिस्तान को हर मौके पे गाली दिया जा सकता है, लेकिन इन सारे मौक़ों पे नहीं। आप समझिए बात को। तो लॉयल ने जो बातें कही है कि भारत का सिविलाइजेशन ठीक है, भारतीय सिविलाइजेशन में यूरोपीय सिविलाइजेशन के कई सारे बीज मौजूद हैं, लेकिन भारत की सभ्यता ठहर सी गई है, थम सा क्या है। जैसे प्यार मोहब्बत में होता है, कई सारी चीज़ें थम सी जाती हैं, ऐसा थम गया तो फिर गया बेटा काम से। तो इस बात को ध्यान रखना है कि भारत का सिविलाइजेशन भी ठहर सा गया है, ऐसा लॉयल ने कहा। और यह बात कहीं ना कहीं सही भी प्रतीत होती है, इसलिए हम लोग यह नहीं बोल सकते हैं कि यह बायस्ड होकर बातें कही गई है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब देखो इतना सारा यदि आप कॉलोनियलिस्ट हिस्ट्री में यदि आप पढ़ लेते हो ना ईमानदारी के साथ, तो फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाओ और लोगों से बोलो कि ठीक है यार तुम मुझसे सवाल तो पूछो, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा कि आप बोलेंगे लोगों ठीक है इससे सवाल पूछो। वो सब नहीं, सीधा इतना चैलेंज होना चाहिए। आगे बात करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अगला व्यक्ति है, वह व्यक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, W.H. मोरलैंड। ठीक, W.H. मोरलैंड ने किताब लिखा है 1920 में। 1920 क्यों महत्वपूर्ण है? असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से लेकर 22 तक, ध्यान रखना, ठीक है। किताब लिखा इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर। इसने भी अंग्रेजों की चापलूसी किया। चापलूसी क्या करेगा, खुद ही अंग्रेज था तो चापलूसी क्या करना, ठीक है। पहला किताब। दूसरा किताब अग्रेरियन अकबर टू औरंगजेब। तीसरा, यह वाला किताब 1923 में पब्लिश हुआ था, और अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ठीक है। चलो अब देखिए, W.H. मोरलैंड भी एक अंग्रेजी अधिकारी है, एक अंग्रेज अधिकारी है, ठीक। इसने भी उपनिवेशवादी इतिहास लेखन को लिखा और उपनिवेशवादी इतिहास में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसने भारतीय समाज की जांच पड़ताल की और इसने किताब लिखा, 3 किताब। पहला किताब का नाम है इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, ठीक। इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, अकबर के मरने पर भारत की क्या हालात हुए, और अकबर टू औरंगजेब एंड अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। इसने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी, जो कि अच्छा है, अच्छी बात है। जो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स होते थे, जो आर्थिक कागजात होते थे, जो जिससे राजस्व प्राप्त किया जाता था, चाहे वो हुंडी हो या फिर आर्थिक मामलों में जितने भी दस्तावेज थे, उन दस्तावेज को बेस बना करके आर्थिक इतिहास लिखने की शुरुआत की।
उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास को अब तक नहीं लिखा गया था, लेकिन मोरलैंड ने पहली बार आर्थिक इतिहास लिखने की शुरुआत की। और उसने क्या किया कि जितने रिवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह थे, चाहे वो किसी भी तरीके का रिकॉर्ड हो जहाँ से इकोनॉमी की जानकारी मिल सकती थी, उसको पढ़ा और उसको बेस बना करके एक इतिहास लिखा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इतिहास जब लिखा तो उन्होंने एक बात जब लिखा, वह बात पूरी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वह प्रेजुडाइज्ड था, वह बायस्ड था, बायस्ड इतना था कि उसका कोई लेबल ही नहीं है। उसने यहाँ तक कह दिया कि जब अकबर के समय, औरंगजेब के समय भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी वह ब्रिटिशर्स के समय अंग्रेज का इकोनॉमिकल कंडीशन से बहुत ज़्यादा बदतर थी। लेकिन यह बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अंग्रेजों के समय जो इकोनॉमी था, मुगलों के समय जो भारत का इकोनॉमी था, वो अंग्रेजों के समय के इकोनॉमी से बहुत अच्छा था। लेकिन चूंकि मोरलैंड पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और उपनिवेशवादी इतिहासकार है, इसलिए इन्होंने यूरोपियन लोगों की चापलूसी की और यूरोपियन लोगों को सर्वोच्च ठहराया। और जो मिडिवल इंडिया में जो मुसलमान शासक हुए, जिनके समय में भारत का जीडीपी, भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी, उसको इन्होंने निम्नतम ठहराया। क्योंकि मुसलमान शासक भारत में थे, तो भारत में आक्रमण हुए तो भारत में ही रह गए, तो उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया, जो भी प्रोडक्शन हुआ, वो भारत के इकोनॉमी में ही काउंट किया गया और भारत के ही विकास में इन्होंने लगाया। लेकिन जब अंग्रेज चल करके आए तो इन्होंने, जैसे आपने सुना होगा कि गंगा नदी से माल लोड होता था और टेम्स नदी उतरता था, चूस गया इन्होंने, ठीक है, स्पंज की तरह। जैसे जो दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में लिखी है इंडिया डेप्स टू इंडिया में, जो उन्होंने बताया कि स्पंज की तरह है, भारत से लोग रिवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, जैसे स्पंज में रस होता है, तो इस तरीके से रिवेन्यू कलेक्ट किए और लंदन में टेम्स नदी के पास जाकर निचोड़ दिए, वहाँ पे सारा पैसा चला गया। तो यह बात इन्होंने बायस्ड होकर के लिखा। ठीक है, एक नई परंपरा की शुरुआत की, वह तारीफ़े काबिल है, लेकिन इस तरीके की बात करना क्या मतलब है? पूर्वाग्रह से इतना कोई ग्रसित कैसे हो सकता है? मोरलैंड की किताब फिर भी लेकिन महत्वपूर्ण है, पढ़ना चाहिए। आगे बात करते हैं। आगे का जो किताब है, बस नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनका कुछ काम वगैरह उतना खास नहीं है। ठीक है, कौन है? ठीक है, इसी में एक और व्यक्ति हैं, इन्हीं के चेली थी वेरा एनस्टी। किसकी चेली थी? मोरलैंड की। ये भी खूब चापलूसी की। वेरा एनस्टी ने एक किताब लिख दिया, यह लंदन विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, ठीक है, और द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 1929, ठीक है, 1929 में इन्होंने किताब लिखा, जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस से एक साल पहले, मतलब शुरू होने से एक साल पहले, ठीक, वेरा एनस्टी। उसके बाद 1929 से ही एक इतिहास की शुरुआत हुई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहासकारों ने लिखना शुरू किया, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1929 से ही, कई खंड में आया है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तीसरे नंबर पे पी.ई. रॉबर्ट्स उनका नाम है, किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब देखो कि वेरा एनस्टी जो थी W.H. मोरलैंड की ही स्टूडेंट थी, ऐसा समझो, मतलब स्टूडेंट नहीं बोल करके उनके कॉन्टेम्प्ररी थी, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो मोरलैंड जब इतना चापलूसी किया तो वेरा एनस्टी भी ऑब्वियसली चापलूसी करेगी। ऐसा होता नहीं है कि आप किसी के फॉलोअर हो तो ऐसा बात नहीं कि आप आलोचक नहीं बन सकते हैं, लेकिन जनरली अधिकांशतः क्या होता है कि आप उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। एनस्टी ने भी वही किया, इन्होंने भी खूब आलोचना की, लेकिन इनका जो, यदि ऐतिहासिकता की बात की जाए, फैक्ट की बात की जाए, तो कोई फैक्ट आपको मिलेगा नहीं, पूरी की पूरी बात ही बकवास इन्होंने की है। लेकिन नाम याद रखना, ठीक है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया आगे चल करके 1929 में कई इतिहासकारों ने मिल करके लिखने की शुरुआत की, इसमें भी भारत की खूब आलोचना की गई है। आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पर पी.ई. रॉबर्ट्स ने किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें भी इन्होंने ब्रिटिश इंडिया की खूब तारीफ की और इंडिया की खूब आलोचना की। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट है।
अब तक हमने 3 टॉपिक को क्लियर किया। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क्स, तीसरा अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स। अब हम लोग चौथे सेगमेंट पे हैं और चौथा सेगमेंट है हमारा इनका क्या क्या थ्योरी रहा है, किसको किसको इन्होंने बेस बनाया। ठीक है, अब हम लोग चौथे सेगमेंट में हैं और यहाँ पर हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन जब लिखा गया तो उसमें किस चीज़ को आधार बनाया गया था या फिर मुख्य तौर पे किस चीज़ की चर्चा की गई थी। इसमें 4-5 बिंदु है। उस बिंदु पे ऐसे हमने बहुत चर्चा कर ली है अब तक, लेकिन चूंकि एक अलग सेगमेंट इसको इसमें डाला गया है तो उसको भी हम लोग बिंदुवार विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़े से बहुत कम शब्दों में। ठीक है, बहुत कम का मतलब इतना कम नहीं कि आपको समझ में नहीं, इतना कि मतलब एनफ हो लिखने के लिए। ठीक है, पहली बात 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो था उसको इन्होंने सुपीरियर बताया। ठीक है, दूसरी बात यह कहा गया कि जो भारत जो था वह अंग्रेजों से पहले तीसरे नंबर पे डार्विनवादी थ्योरी क्या है इसके बारे में बताता हूं मैं। चौथा, ठहरा हुआ समाज। पांचवा, में आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, एक एक करके इसको समझते हैं। पहला जो इन्होंने बेस बनाया, उस बेस में इन्होंने क्या किया कि जो उनका वेस्टर्न सिविलाइजेशन था, जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता थी, उसको इन्होंने दुनिया के सभी सिविलाइजेशन से सबसे ऊपर माना और भारत को यहाँ तक कह दिया कि भारत के पास कोई सभ्यता नहीं है और जो यूरोप की सभ्यता है, जो ब्रिटेन की सभ्यता है, वह सबसे बड़ी सभ्यता है और इसको इन्होंने बेस बनाया, इसको इन्होंने आधार बनाया। इसलिए आपसे पूछा जाए कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के कौन कौन से आधार हैं, तो इन 5 आधार को इन्होंने बना करके पूरा इतिहास लिख दिया। तो एक जो था वह एलिमेंट का था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इन्होंने हर एक जगह पे सुपीरियर दिखाया। दूसरी बात कि कहा कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक अंधकारमय युग में जी रहा था और यहाँ तक कह दिया इन्होंने कि 18वीं शताब्दी में जब जब हम लोग आए तो भारत को हमने देखा कि भारत इतना बर्बर है, इतना गंदे तरीके से रह रहा है, इतना अंधकार में रह रहा है कि इसीलिए हमने सोचा कि अब इसको आगे बढ़ाया जाए, अंधकार से प्रकाश की तरफ लाया जाए। 18वीं शताब्दी में लोग चल करके आए थे। 1757 की बात की जाए तो ऐसे तो 1600 में ही आए थे, लेकिन इन लोग का आपस में ही लड़ाई चल रहा था, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, पुर्तगीज, इन सभी के बीच में। लेकिन 1757 के बाद इन लोगों ने शासन स्टैब्लिश किया। तो यह कह रहे हैं कि जब हम 1857 में आए, 18वीं शताब्दी में आए, तो आपका भारत अंधकारमय युग में जी रहा था, तो उसको हमने प्रकाश की तरफ लाया। ठीक, आप समझ पा रहे हो? तो भारत, कहना यह था कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले सही तरीके से अंधकारमय युग में जी रहा था, सही तरीके से नहीं जी रहा था, वैज्ञानिक तरीके से नहीं जी रहा था। यह भी इनका बेस था। तीसरे नंबर पे डार्विनवादी थ्योरी का उपयोग किया। डार्विनवादी थ्योरी क्या है? डार्विनवाद का थ्योरी यह है, उसको उपयोगितावाद का थ्योरी भी कहा जाता, नियतिवाद का थ्योरी कहा जाता, उपयोगितावाद नहीं, नियतिवाद। उसमें क्या कहा, डार्विन का कहना यह था कि दुनिया में कई तरह के सिविलाइजेशन है, कई तरह के कल्चर हैं,
तो बेसिकली जो इतिहास लिखा गया है सभी कल्चरल लोगों का, सभी संस्कृतियों का आपस में संघर्ष का जो गाथा है वही इतिहास है। तो कहता है कि जब दो संस्कृतियों का आपस में लड़ाई होता है तो एक संस्कृति के लोग दूसरे संस्कृति के लोग को हरा देते हैं, तो जो हारने वाला संस्कृति है उसका कर्तव्य है कि जिससे वह हारा उसकी बातों को माने, और जो जीता है उसका यह कर्तव्य है कि उसने जिस संस्कृति को हराया उस संस्कृति के लोगों को आगे बढ़ाए, जीवन में उनके विकास के रास्ते पे उनको लाए। ठीक, तो नियतिवाद का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि जो होना रहता है वही होगा। तो नियतिवाद में बेसिकली यही थ्योरी है कि अंग्रेजों ने जब शासन इस्टेब्लिश कर लिया तो नियतिवाद इस थ्योरी को प्रमाणित करता है कि अंग्रेज जो भी कर रहे थे वह पूरी तरीके से सही कर रहे थे, क्योंकि नियति को यही मंजूर था। ठीक, आगे बात करते हैं। ठहरा हुआ समाज, जैसा कि अल्फ्रेड लॉयल ने कही थी कि भारत एक, कही थी नहीं कहा था, भारत एक ठहरा हुआ समाज है, ठहरा हुई सभ्यता है, ठहरे हुए लोग हैं। यहाँ के लोग रुक से गए हैं, पहले यहाँ के लोग ठीक है ठीक ठाक थे लेकिन अब यहाँ के लोग रुक गए हैं, यह बात इन्होंने कही थी। राष्ट्रीय आंदोलन की इन्होंने खूब आलोचना की। भारत के लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे उन सभी लोगों की इन लोगों ने आलोचना की, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह कुछ लोगों का आंदोलन है, और यह बात कई मौकों पे सही भी है। आंशिक तौर पे यदि आप देखें तो कांग्रेस में शुरुआती तौर पे क्या अब तक आप देखेंगे तो इलीट क्लास का ही तबका रहा है, उन्हीं का कब्जा रहा है। और चूंकि मूवमेंट की यदि बात की जाए, सोशल मूवमेंट की या फिर जो उस समय का फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें अपर कास्ट नहीं बोल करके आप बोल सकते हो जो अपर क्लास है, जो अपर कास्ट भी आप बोल सकते हैं, चूंकि शुरुआती दौर में कांग्रेस में पूरे के पूरे अपर कास्ट का ही डोमिनेंस इस्टेब्लिश था, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो या फिर जवाहरलाल नेहरू हो, पटेल हो, इन सारे लोगों को देखा जाए तो सभी के सभी लोग मोस्टली वही लोग थे। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इन्होंने आलोचना भी की है। तो इन 5 बिंदुओं को इन्होंने बेस बना करके इसे उपनिवेशवादी इतिहास लेखन को आगे बढ़ाया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और इसमें क्या है कुछ। ठीक है, अब इसके प्रभाव की बात कर लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, इसका प्रभाव क्या पड़ा? पहला बात प्रभाव यह पड़ा कि भारत के जो लोग थे तो शुरुआती दौर में नरमपंथी लोग थे, उन्होंने भी ब्रिटिश शासन को जायज़ ठहराया था, कहा था ठीक है आप हमारे यहाँ शासन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासन में हमें भी भागीदारी दीजिए, ऐसा कहा था नरमपंथियों ने। लेकिन जब गर्मपंथी चल करके आए तो उन्होंने तीखी आलोचना की। तो एक बात यह हुआ कि भारत के लोगों को प्रशासन में भागीदारी भी मिली। ठीक है, जब इन्होंने आलोचना करना, विरोध करना शुरू किया तो ठीक। दूसरी बात, इनके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, पहले राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारत में इतने सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं कि हम लोग अपने आप को एक राष्ट्र के तौर पे यदि एज्यूम करना चाहे तो बहुत असंभव सा लगता है। साउथ के लोग नॉर्थ इंडिया के लोगों से कनेक्ट फील नहीं करते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया से कनेक्ट फील नहीं करते हैं, तो एक अजीब टाइप का है। नॉर्थ के लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों से भी दूरी बना कर रखते हैं, उसको कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। तो अब देखो कि एक राष्ट्र के तौर पे यदि हम लोग एक कल्पना करना चाहें तो अभी भी मुश्किल होता है, तो उस समय में कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन जब उपनिवेशवादी इतिहास लेखन लिखा गया तो कम से कम भारतीय लोगों के समझ में आया कि यार अब तुम नहीं लिखोगे, अपना इतिहास खुद से नहीं लिखोगे, तब ये लोग कुछ भी करेंगे। इसलिए तुम देखोगे कि भारत के जब विश्वविद्यालय बनाए गए तो भारत से सबसे पहला व्यक्ति जो ग्रेजुएट हुआ उसका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उन्होंने कहा कि यार भारत का इतिहास जो लिखा जा रहा है वो अंग्रेजों के नज़रिए से लिखा जा रहा है, तो अब हमें अपना इतिहास लिखने की ज़रूरत है। हम अपना इतिहास खुद से लिखेंगे, खुद के नज़रिए से लिखेंगे, अंग्रेजों के नज़रिए से लिखा हुआ इतिहास हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो यह जो भावना भारतीयों में पनपा वह कहीं न कहीं उपनिवेशवादी इतिहासकारों एवं उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की वजह से पनपा, ऐसे नहीं।
क्योंकि पहले तो आप नहीं लिख रहे थे, लेकिन जब उपनिवेशवादियों ने आपकी आलोचना की और लिखना शुरू किया तब आपके अंदर यह भाव प्रकट हुआ कि अब हमें अपना इतिहास खुद लिखना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रभाव तो यह भी पड़ा कि अब हमें अपना इतिहास खुद लिखना चाहिए। तीसरे नंबर पे लिख सकते हो इतिहास लिखने की प्रेरणा। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास, राष्ट्रवाद की भावना का विकास ही नहीं बल्कि बोलो कि भावना की उत्पत्ति हुई। ठीक है, क्योंकि उपनिवेशवादियों ने इतना न ज़्यादा भारत की आलोचना की कि भारत के लोगों को फिर अपने चीज़ों पे प्राउड करना पड़ा, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा उन्होंने लिमिट ही पार कर दिया था। तब भारतीयों के अंदर, भारतीय नेताओं के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पनपी और उन्होंने भारत के राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ना शुरू की। और यहाँ तक कि आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1905 के बाद, स्वदेशी आंदोलन के बाद एक लय पकड़ता है और 1947 तक चलता है, उसमें उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या प्रभाव पड़ा है तो आप इन सारे चीज़ों को लिख सकते हैं। और मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं है, काफ़ी हो गया इतना। चलो अब हम लोग थोड़ा सा सारांश की यदि बात की जाए, मतलब चलो शॉर्ट में बात कर लें, तो हम लोग कह सकते हैं कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की जो शुरुआत की गई थी बेसिकली इसलिए की गई थी ताकि अंग्रेजों ने जो भारत पे सत्ता स्थापित की उस सांस्कृतिक वर्चस्व को, उस अंग्रेजियत वर्चस्व को जायज ठहराया जा सके। और इसका प्रभाव भारतीय समाज पर यह पड़ा कि भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और उपनिवेशवादी इतिहास लेखन 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपना वर्चस्व बनाए रखा। और यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के बाद भी उन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा। और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का अपना एक योगदान रहा। और उपनिवेशवादी इतिहास लेखन ने ही अपने एक प्रतिद्वंदी के तौर पे एक नए इतिहास लेखन को जन्म दिया, जिसे हम लोग राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के नाम से जानते हैं। यह सारांश के तौर पे इतना आप मोटे तौर पे आप कह सकते हैं। तो यह समाप्त हुआ उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में जितनी भी चीज़ें थी हमने बहुत विस्तार से बात किया है। इतना यदि आप कर लेते हो तो मैं गारंटी नहीं दूंगा बाकी टीचर्स की तरह, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 70-80% सवाल आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। और 70-80% में तो 50-60% में तो जीआरएफ हो जाता है, 70-80% में तो आप कुछ भी कर सकते हो, टॉप करोगे, इंडिया टॉप कर सकते हो। तो इतना काफ़ी है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। और कमेंट आप ज़रूर करना, आप मुझे बताना यदि आपको अच्छा लगता है लेक्चर, आपको चीज़ें समझ में आती है, आपको किसी भी तरीके का कॉम्प्लीमेंट, क्रिटिसाइज, कुछ भी, मतलब कोई आपका सजेशन हो, कोई आपका ओपिनियन हो, कोई आपका मतलब किसी भी तरीके का कोई मन में भाव उत्पन्न हो तो उसके कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पे नए लोगों को जुड़ने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय, टेक केयर।